हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? खूब जम के पढ़ते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग रिवाइज करते हैं थर्मल कंडक्शन का। तो थर्मल कंडक्शन में सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, वही ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। बात समझ आई? ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है हाई टेम्परेचर पर और ये एक बॉडी है लो टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है, या एक प्लेस से कह सकते हो कि दूसरे प्लेस की तरफ होता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस है, इसी को ही ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। अब ये जो बेटा ट्रांसमिशन ऑफ हीट होती है, ये 3 मोड्स में ट्रांसफर की जा सकती है। तो इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ये क्या होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वाया कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा होता है वाया कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। और तीसरा प्रोसेस है वाया रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू भी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट मोड जो है वो रेडिएशन है। ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है ऑफ हीट ट्रांसफर का। रेडिएशन वाला सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है। तो इनको पहले हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। और फिर उसके बाद, चूंकि ये चैप्टर हम लोगों का थर्मल कंडक्शन है, तो इसी कंडक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है। कन्वेक्शन कोई खास नहीं है, छोटा सा ही है आपके कोर्स में। 2 तरीके का होता है ये, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। अभी पढ़ लेंगे उसको हम लोग। और रेडिएशन डिटेल में है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इन लोगों को शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? देखिए, कंडक्शन ऐसा प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का कि इसमें हीट इस तरीके से ट्रांसमिट होती है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। तो ये प्रोसेस कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, व्हेन हीट ट्रांसफर विदाउट मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स कॉल्ड कंडक्शन। तो ये प्रोसेस कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, ये मेटेलिक रॉड, और इस रॉड के एक एंड को हम हीटअप करते हैं। तो हीटअप करने पर इसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो फिर ये हीट एनर्जी को, जिस हीट एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपने बगल वाले एटम्स को दे देते हैं। तो जब बगल वाला एटम इनकी हीट एनर्जी लेता है तो वो भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो जब वाइब्रेशन करता है तो उससे थर्ड वाले एटम को हीट एनर्जी मिल जाती है, तो वो वाइब्रेट करने लगता है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसमिट होती है। लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेशन करते रहते हैं, वो मूव नहीं करते यहां से वहां एनर्जी को ट्रांसमिट कराने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। फिर उसके बाद का प्रोसेस है सेकंड, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स हीट को फ्लो कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। When medium particles moves to flow the heat energy
from one place to another called convection। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई सबको? ओके। हाँ बेटा, तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। तो ये कन्वेक्शन ऐसा होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं हीट को फ्लो कराने के लिए। तो ये प्रोसेस कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक बीकर है और इसमें वाटर भरा हुआ है और इसको बॉटम साइड से हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये जब हीट अप होंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और जब इनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ये हल्के हो जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ऊपर का हैवी वाटर है, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आना शुरू होंगे, तो अब जब वो नीचे आएंगे तो वो फिर हीट की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा और उनकी डेंसिटी फिर से कम होने लगेगी, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो इस तरीके से हीट एनर्जी जो लोअर वाले मॉलिक्यूल्स है वो ले करके ऊपर की तरफ नेचुरली जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे हल्के वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और जो हैवी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आते रहते हैं। इससे ये पूरा वाटर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। फिर आता है सेकेंड कैटेगरी, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसमें हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह फोर्सली ट्रांसमिट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। जैसे कि विंटर में जो ब्लोअर होता है, इन विंटर ब्लोअर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिससे हीट एनर्जी बनती है, और फिर आगे एक फैन लगा होता है और उस फैन की हेल्प से हम इस हीट एनर्जी को फोर्सली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से जो कन्वेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल कन्वेक्शन और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पर, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन ये सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। रेडिएशन में हीट ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल सन से जो हीट एनर्जी अर्थ तक आती है, यानी कि जो सन रेज आती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सन से हीट एनर्जी अर्थ तक आती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेडिएशन। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हम लोगों ने तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़ लिए। अब फिर से आते हैं कंडक्शन पर, क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों का कंडक्शन का है तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कंडक्शन में आते हैं। तो इसको समझने के लिए सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक रॉड है, एक मेटेलिक रॉड, और इस रॉड को एक एंड पर हम हीट अप करना स्टार्ट करते हैं। और इस रॉड को
कई सारे क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये कई सारे क्रॉस सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला वाला जो ये क्रॉस सेक्शन है ये पहले हीट लेना स्टार्ट करता है, और जब ये हीट लेता है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बाकी जो हीट होती है वो अपने बगल वाले क्रॉस सेक्शन को ये ट्रांसमिट कर देता है, यानी सेकंड वाले क्रॉस सेक्शन को ये ट्रांसमिट कर देता है। अब ये सेकंड वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है और कुछ हीट अपने बगल वाले क्रॉस सेक्शन को ट्रांसमिट कर देता है, तो फिर ये थर्ड वाले क्रॉस सेक्शन में हीट ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से ये हीट ट्रांसफर थर्ड से 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, और फिर फाइनली बाहर की तरफ जो बची हुई हीट है, रिमेनिंग हीट, वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि यहां से जितनी हीट इंटर कर रही है और यहां से जितनी हीट बाहर निकल रही है, तो जो बाहर निकलने वाली हीट है Q डैश, इसकी वैल्यू लेस देन Q होती है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जितनी हीट इसके पास जा रही है फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन के पास, वो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी अपने बगल वाले को ट्रांसमिट कर देता है। तो काफी सारा जो यहां पर इस हीट का पार्ट है, जो पोर्शन है, वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और बाकी जो बच रहा है वो यहां से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू इनिशियल वाली वैल्यू से कुछ लेस होती है। तो यहां पर क्या होता है कि इस टाइम ये सारे क्रॉस सेक्शन अपना अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑल क्रॉस सेक्शंस आर इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर्स, अपने अपने टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो Q डैश की वैल्यू है वो लेस देन Q होती है। और ये वाली जो कंडीशन है, जो ये प्रोसेस इस कंडीशन में हो रहा है, इसको वेरिएबल स्टेट कंडीशन बोलते हैं, वेरिएबल स्टेट कंडीशन, इसको वेरिएबल स्टेट कंडीशन बोलते हैं। और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि ये जितने भी क्रॉस सेक्शन है उनका अपना जितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है उतना वो अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद अब जितनी हीट इधर से आ रही होती है वो पूरी पूरी अपने बगल वाले क्रॉस सेक्शन को ये ट्रांसमिट कर देते हैं। तो तब क्या होता है कि हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर जितनी हीट इधर से इंटर करती है वो पूरी पूरी हीट उधर मिल रही होती है। तो आफ्टर सम टाइम ऑल क्रॉस सेक्शंस acquire their final temperatures, अपना अपना फाइनल टेम्परेचर एक्वायर कर लेते हैं, एंड Q विल बी इक्वल टू Q डैश। अब जितनी हीट यहां से इंटर करेगी उतनी वहां से बाहर निकलेगी। तो होता क्या है कि ये वाला, जैसे फर्स्ट वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो सबसे हायर टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि जहां से हीट हम दे रहे हैं वो वाला एंड सबसे हाई टेम्परेचर पर होता है, और जहां से जिस एंड से हीट बाहर निकल रही है वो सबसे लोअर वाला टेम्परेचर होता है। तो ये वाला एंड मान लो θ1 पर है और ये वाला क्रॉस सेक्शन θ2, ऐसे हम एज्यूम कर लेंगे θ3, θ4, θ5, हर क्रॉस सेक्शन का अपना ये टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, और ये θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, ये ग्रेटर देन θ3, ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट वाला है θ7 वो ग्रेटर देन θ8 होगा, और ये सभी ऑल टेम्परेचर्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये सभी अपने अपने कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब ये θ1, θ2, θ3 ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, और सबसे हायर यहां का होगा, सबसे लोअर वहां का होगा, और फिर उस कंडीशन में जितनी हीट यहां से जा रही होगी उतनी पूरी हीट वहां से निकल रही होगी। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इसी कंडीशन में सॉल्व करते हैं जब स्टेडी स्टेट की कंडीशन अचीव हो जाती है। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। सपोज दैट ये वही मेटेलिक रॉड है और इसको इस एंड पर हम हीट अप कर रहे हैं। तो सपोज दैट
इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर θ1 है और यहां पर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर θ2 के इक्वल है और इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल के इक्वल है। तो इन्हीं दो क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस और इनके बीच की डिस्टेंस का रेशियो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ आया बेटा? यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन करते हैं तो ये और समझ में आएगा। मान लीजिए जैसे ये कोई रॉड है और इस रॉड की लंबाई 10 मीटर है और इसको यहां से हीट अप कर रहे हैं और गिवन है कि इस एंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और एक दूसरा क्रॉस सेक्शन है, उसकी दूसरे वाले एंड से डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है और इसका टेम्परेचर θ2 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है। अब पूछ रहे हैं कि इसका रॉड का टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मींस θ1 माइनस θ2 अपॉन डेल्टा एल। θ1 की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस, θ2 की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से देखो, इधर से ये 2 मीटर, उधर से ये 3 मीटर है तो 3 और 2 5 हो गया और पूरी लेंथ दे रखी है 10 मीटर तो 10 में से 5 चला गया तो ये डेल्टा एल कितना बचेगा? 5 के इक्वल। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। तो ध्यान से देखो, 50 में से 20 गया तो आ गया 30 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा 6 के इक्वल, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। सपोज कर लीजिए देयर इज ए रॉड, मेटेलिक रॉड विच इज हीटेड एट वन एंड। यहां से उसको हीट कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा होगा। तो सपोज दैट Q की हीट इसमें ट्रांसमिट होती है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A का है और इसकी लेंथ L की है और सपोज दैट यहां का टेम्परेचर θ1 हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है और इस एंड का टेम्परेचर भी θ2 के इक्वल फिक्स्ड हो जाता है और उस टाइम ये Q की हीट इससे ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो Q की हीट है इस रॉड में जो ट्रांसमिट हो रही होगी ये इसके कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दूसरा ये जो इसके दोनों एंड्स हैं इनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। θ1 माइनस θ2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने टाइम के लिए हम इसमें हीट फ्लो कराते हैं उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इस कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक रिलेशन बनता है Q प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K से डिनोट करते हैं तो ये बन जाएगा KA θ1 माइनस θ2 इंटू T बाई L। ठीक है, तो ये हीट फ्लो की वैल्यू और ये जो K कांस्टेंट है ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका बेटा यूनिट और डायमेंशन खूब पूछा जाता है, उसको हम यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ K देखिए क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ K बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ तो QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। ठीक, तो K का यूनिट देखो क्या बनेगा, Q एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये वॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहां देखो ये लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ये तो वॉट हो गया
लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो देखो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यूनिट आ जाएगा वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी लिख सकते हो इसको, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन यूज कर लेते हैं तो ऐसा ही यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये के का यूनिट आ गया। अगर इसकी डायमेंशन पूछे तो यहीं से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये हो गया एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 इंटू लेंथ अपॉन एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर इंटू टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा हो जाएगी, ठीक, और इंटू टाइम की डायमेंशन t के इक्वल। तो देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा m l t की पावर -3 और इंटू थीटा की पावर -1, ये डायमेंशन आ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हीट फ्लो का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था Q = Ka θ1 - θ2 × T/L, इसमें ये तो हीट फ्लो है, और इस हीट फ्लो में अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे बेटा तो ये कहलाता है हीट रेट, हीट रेट, या फिर इसी को हीट करंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट करंट, मींस Q/T, Q/T को कहेंगे हीट करंट, और ये वैल्यू Ka θ1 - θ2 अपॉन L के इक्वल होगी। ठीक है, हीट करंट या हीट रेट की वैल्यू इसके इक्वल होती है। यहां पर K जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसके बारे में अभी पढ़ा हम लोगों ने। ये बेटा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, K इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल अगर चेंज करेगा तो फिर K की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती कि रॉड की डायमेंशन कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, या वहां पर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो K होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये मटेरियल चेंज होने पर चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। एक रॉड दे रखी है जिसकी लंबाई L की, क्रॉस सेक्शन एरिया A का, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K की। कहते हैं इसको जब हीट अप करते हैं तो इसमें हीट रेट 4 जूल पर सेकेंड है, और दूसरी एक रॉड दे रखी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी हाफ है, लंबाई डबल है। तो कह रहे हैं इसमें हीट रेट कितना होगा अगर दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही हो जितना कि पहले था। तो देखिए पहली वाली कंडीशन में जो हीट रेट होगा Q/T, ठीक है, सॉल्व कर रहे बेटा हम लोग, उसमें जो हीट रेट होगा वो Ka θ1 - θ2 और अपॉन L के इक्वल होगा। ठीक, और ये वैल्यू हमें 4 के इक्वल दे रखी है, 4 जूल पर सेकेंड। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आ जाओ सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो सेकेंड वाली इक्वेशन में हमको Q/T डैश हीट रेट ये फाइंड आउट करना है। K की वैल्यू हो जाएगी K/2, A की वैल्यू हो जाएगी A/2, टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही है दोनों एंड का जितना पहले था, और अपॉन कंडक्टर की लेंथ 12 के इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो Ka θ1 - θ2, Ka θ1 - θ2 ये कैंसिल हो जाएगा। देखो L से L भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 ऊपर आ जाएगा, तो 8:1 हो गया ये। तो यहां से देखो Q/T डैश इक्वल टू वैल्यू 4/8 के इक्वल हो जाएगी, मींस 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो अब जो हीट रेट होगा 1/2 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ओके